हेलो फ्रेंड्स, मैं उमेश मिश्रा आप सभी को का अपने यूट्यूब चैनल विधान क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और हम लोगों ने कल सेंटेंस में के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था कि टोन के आधार पर सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं और जो कंस्ट्रक्शन के आधार पर भी सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। तो जो अब हमको कंस्ट्रक्शन के आधार पर जो सेंटेंस जानने थे उसमें हमें फाइनाइट वर्ब की आवश्यकता पड़नी थी। तो हम थोड़ा सा फाइनाइट वर्ब के बारे में आज जानने की कोशिश कर देंगे, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। तो देयर आर 2 काइंड ऑफ वर्ब ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में 2 प्रकार की वर्ब होती हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब होती है और इसी के जस्ट अपोजिट नॉन फाइनाइट वर्ब, या इसको हम इनफाइनाइट वर्ब भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में इन लगाकर भी बहुत सारे शब्दों का बिलोंग किया जाता है या अपोजिट किया जाता है, और नॉन लगा के भी कुछ शब्दों को करते हैं। तो फाइनाइट वर्ब, द वर्ब एक ऐसी क्रिया दैट इज लिमिटेड, जो कि लिमिटेड की जाती है बाय सब्जेक्ट के द्वारा एंड टेंस के द्वारा ऑफ द सेंटेंस। एक ऐसी वर्ब जो किसी भी सेंटेंस में उसके सब्जेक्ट के द्वारा या फिर टेंस के द्वारा उसको लिमिटेड किया जाए, उसको सीमित किया जाता है। ऐसी वर्बों को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। दूसरा देखिए आप, नॉन फाइनाइट वर्ब है द वर्ब, ऐसी वर्ब मतलब वो क्रियाएं दैट आर नॉट लिमिटेड बाय सब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट के द्वारा लिमिटेड या सीमित नहीं रहती, ठीक है, एंड टेंस, और ना ही टेंस के द्वारा ऑफ द सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में जो टेंस के द्वारा और सब्जेक्ट के द्वारा जिनको सीमित नहीं किया जाता है, ऐसी वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। आइए हम इनको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। हम समझते हैं, जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है, द बॉय हेल्प्स द पुअर टू गेट सेटिस्फैक्शन। वो लड़का सहायता करता है उन गरीबों की टू गेट प्राप्त करने के लिए सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि प्राप्त करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ एक समझने योग्य बात ये है कि ये जो पुअर होता है ये आपका नाउन नहीं बल्कि एडजेक्टिव होता है। हिंदी में शायद गरीब नाउन होता है और इसलिए हम गरीबों कर पाते हैं। और हिंदी में चूँकि एडजेक्टिव का भी हम सिंगुलर और प्लुरल कर पाते हैं। गरीबों, जैसे काला रंग, काले रंग, तो काला एडजेक्टिव है पर फिर भी काले हो जाते हैं। पर इंग्लिश में हम एडजेक्टिव का सिंगुलर और प्लुरल नहीं करते हैं। हम पुअर का कभी भी पुअर्स नहीं कर पाएंगे। ये पुअर लिखा है तो ये गलत हो जाएगा, पुअर्स। ये पुअर का पुअर्स कभी भी नहीं होता। लेकिन इसको अभी एक विशेषाधिकार प्राप्त है कि अगर इसके आगे, इस एडजेक्टिव के आगे अगर हम दा का प्रयोग कर दें तो ये दा पुअर है, जो पूरे गरीबों को दर्शाता है। तो ये पूरी की पूरी गरीबों की संख्या को दर्शाता है, इसलिए ये यहाँ पर इसका सेंस द पुअर का गरीबों होगा, ठीक है। तो लेकिन ये एडजेक्टिव है, आप इसमें ध्यान रखना, जब क्वेश्चन में एरर में आता है तो वो पुअर में एस लगाकर उसको दर्शा देते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। तो आप याद रखना इसको कि पुअर एडजेक्टिव है और हम इसको प्लुरल नहीं कर पाएंगे। आप पुअर का पुअर्स कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो द बॉय हेल्प्स द पुअर, वो लड़का उन गरीबों की सहायता करता है टू गेट सेटिस्फैक्शन। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, इसलिए वर्ब में एस या एस लगा है। इसके बाद हमने नीचे देखो सेकंड एग्जाम्पल, द बॉयज, हमने बॉय में एस लगा दिया और इसको प्लुरल बना दिया। हम नाउन में एस लगाकर प्लुरल बनाते हैं उसको। तो यहाँ देखो वर्ब चेंज हो गई, बॉय का बॉयज हुआ, प्लुरल हुआ, तो वर्ब हेल्प हो गई। तो द बॉयज हेल्प द पुअर
टू गेट सेटिस्फेक्शन। इस सेंटेंस में वैसे दो वर्ब हैं, ये टू गेट है और ये हेल्प्स, ये आपकी दो वर्ब है। ठीक है, तो जो तीसरा एग्जाम्पल है द बॉय हेल्प्स, द बॉय हेल्पेड। अब देखो यहाँ पर टेंस बदल गया, ये हेल्पेड ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, ये सेकंड फॉर्म है। तो ये देखो टेंस बदला तो ये हमारी है वर्ब कैसी हुई, चेंज हुई। द बॉय हेल्पेड द पुअर टू गेट सेटिस्फेक्शन। उस लड़के ने उन गरीबों की सहायता की, टू गेट किस लिए, संतुष्टि प्राप्त करने के लिए। तो फिर देखिए हमने चौथा सेंटेंस है जो द बॉय, वो लड़का, उस लड़के ने या वो लड़का, विल हेल्प द पुअर गरीबों की सहायता करेगा, टू गेट सेटिस्फेक्शन। तो ये हमारा फ्यूचर में गया, तो ये देखो हमारी वर्ब विल हेल्प हो गई, ये फिर से चेंज हो गई। तो अब हमने इसमें देखा कि हमारे पास एक तो ये हेल्प वर्ब है, ये तो ये क्या है, यहाँ से विल हेल्प, ये देखिए ये हमारी, देखो ये हमारी सब्जेक्ट और टेंस, ये यहाँ पास्ट टेंस में, तो सब्जेक्ट और टेंस, सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, परिवर्तित हो रही है, इसलिए हम इसे इनडेफिनिट फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है, ऐसी वर्ब जो टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होती हैं उनको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और ये जो टू गेट है प्राप्त करने के लिए, ये देखिए ना आपके सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से नहीं बदलती हैं, ये स्थिर है। ये ना तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो रही है और ना ही टेंस के हिसाब से, इसलिए इसे हम नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो हमने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में जाना। अब हम आगे चलते हैं, अब हम थोड़ा क्लॉज के बारे में जानते हैं कि क्लॉज क्या होती है। क्लॉज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का एक समूह होता है, दैट हैज़, जिसके पास, दैट हैज़ इट्स ओन सब्जेक्ट, जिसके पास अपने स्वयं का सब्जेक्ट होता है, एंड प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय कहते हैं, कर्ता और ये विधेय है, एंड और प्रेडिकेट होता है, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, यह एक सेंटेंस का पार्ट होता है। ठीक है, इज कॉल्ड अ क्लॉज, इसको हम क्लॉज कहते हैं। तो क्लॉज जो होता है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसका खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, उसे हम क्लॉज कहते हैं। देयर आर 3 काइंड ऑफ क्लॉज, 3 प्रकार के क्लॉज होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। कौन कौन से? प्रिंसिपल क्लॉज होता है जिसे हम मेन क्लॉज भी कहते हैं। दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ये डिपेंडेंट क्लॉज रहता है जो मेन क्लॉज पर आश्रित रहता है। इन सब के बारे में अभी हम थोड़ी चर्चा करेंगे विस्तार से। और ये तीसरा जो होता है वो कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो अब हम आगे इनके बारे में जानेंगे। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बड़ा विषय नहीं है, हम थोड़ी इसका इंग्लिश का इंट्रोडक्शन जान रहे हैं, क्योंकि बाद में ये चीज़ें दिक्कत करती कि जब आएगा कि ये क्लॉज से जुड़कर बना है, तो आपको बस देखते रहना है, आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। अभी हम बिल्कुल नाउन से स्टार्ट करेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में जानेंगे। तो प्रिंसिपल क्लॉज, द क्लॉज, एक ऐसा क्लॉज, वो क्लॉज दैट हैज़ इट्स ऑन कंप्लीट सेंस, जो एक कंप्लीट सेंस रखता है, एंड और इज़ नॉट डिपेंडेंट एनी अदर, और ये किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहता, दूसरे क्लॉज पर आश्रित नहीं रहता। फॉर इट्स मीनिंग, अपने मीनिंग के लिए, इज़ कॉल्ड अ प्रिंसिपल क्लॉज, इसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। तो एक ऐसा क्लॉज जो मतलब अपने मीनिंग के लिए
किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं करता और उसका एक पूरा मीनिंग होता है, उसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, आई शैल हेल्प हिम, ठीक है, मैं उसकी सहायता करूँगा। तो ये मेरा एक कथन है, इसका पूरा अर्थ है आई शैल हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता करूँगा। और ये किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंडेंट भी नहीं है कि उसके बिना इसका अर्थ पूरा नहीं हो रहा। दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, द विल नॉट हेल्प दे, सॉरी हम द लिखा है, दे आना है, दे विल नॉट हेल्प हिम, वे उसकी सहायता नहीं करेंगे। तो ये भी देखो इसमें कोई चेंजेस नहीं है, मतलब किसी की और की ज़रूरत नहीं है, पूरा कंप्लीट सेंस है इसका। और इस प्रिंसिपल क्लॉज के लिए हमें क्या चाहिए था, एक सब्जेक्ट चाहिए था, तो ये सब्जेक्ट है हमारा, और ये यहाँ से ये प्रेडिकेट है, ये प्रेडिकेट है और ये सब्जेक्ट है, तो ये मिलके हो गया क्या, प्रिंसिपल क्लॉज। यहाँ पर हमारा ये दे क्या है, सब्जेक्ट है, और यहाँ से ये क्या है, प्रेडिकेट। इसको कर्ता और इसको हिंदी में विधेय कहते हैं, तो ये है प्रेडिकेट। तो ये हमारा हो गया मिला के, ये हमारा हो गया क्या, प्रिंसिपल क्लॉज। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो हमने प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में जाना, अब हम दूसरे क्लॉज के बारे में जानते हैं अपने। तो अब हम देखेंगे सबऑर्डिनेटिव क्लॉज के बारे में। तो एक ऐसा क्लॉज, द क्लॉज दैट हैज़ नॉट इट्स ओन कंप्लीट सेंस, ऐसा वो क्लॉज जो अब स्वयं का, जिसके पास खुद का कंप्लीट सेंस नहीं होता है, एंड और इज डिपेंडेंट, और यह निर्भर कर रहता है, ऑन प्रिंसिपल क्लॉज, किस पर, प्रिंसिपल क्लॉज के लिए पर, किस लिए, फॉर इट्स मीनिंग, अपने मीनिंग के लिए, इज कॉल्ड अ सबऑर्डिनेटिव क्लॉज, ऐसे क्लॉज को हम सबऑर्डिनेटिव क्लॉज कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, और इसमें कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन भी रहता है, जैसे ये इफ़ है, ये सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन है। फिर भी हम देखते हैं, देखो इफ़ ही कम्स हेयर, यहाँ तक देखिए आप, यहाँ तक, इफ़ ही कम्स हेयर, यदि वह यहाँ आता है। आप सोचिए क्या इसका पूरा कंप्लीट सेंस है, यदि वह यहाँ आता है। तो अब हम सोच रहे हैं कि इसके आगे भी कुछ हम बोलने वाले हैं, इसका पूरा कंप्लीट सेंस नहीं है, कुछ और इसमें हमें ऐड करने की आवश्यकता है। तो हमने फिर ऐड किया कि आई शैल हेल्प हिम, तो मैं उसकी सहायता अवश्य करूँगा। तो ये यहाँ इसमें आप देखिए, ये इसमें ये सब्जेक्ट हो गया आपका, और ये क्या हो गया, प्रेडिकेट, ठीक है। और ये आपका चूँकि ये डिपेंडेंट है इस पर, दूसरे पर, तो ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेटिव क्लॉज, सबऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। और ये आपको देखना है, आपको बताना है कि ये कौन सा क्लॉज है। आई क्या है, सब्जेक्ट, और ये हो गया आपका प्रेडिकेट, और आई शैल हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता अवश्य करूँगा। ये इसमें हमें किसी दूसरे क्लॉज की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज। सबऑर्डिनेटिव क्लॉज को पहचानने का एक और सीधी पहचान हम देख सकते हैं कि इसमें कंजक्शन रहेगा, और प्रिंसिपल क्लॉज को उस कंजक्शन की आवश्यकता नहीं होती, इसमें कोई कंजक्शन नहीं रहता। जैसे इसमें ये इफ है, ये सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन है, और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज में अक्सर रहता है यदि वह यहाँ आता है। एक सेकंड एग्जांपल देखिए, इसमें ये अनलेस कंजक्शन है, अनलेस ही वर्क्स हार्ड, जब तक वह कठिन परिश्रम नहीं करता। ही इसमें क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया, और ये आपका प्रेडिकेट हो गया, और इनसे मिलके बना है ये क्लॉज। तो ये कौन सा क्लॉज है, सबऑर्डिनेटिव, क्योंकि ये डिपेंडेंट है, दूसरे क्लॉज पर निर्भर करता है। जैसे ये प्रिंसिपल क्लॉज पर, ये यहाँ पर, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, इफ़ ही कम्स हियर, प्रिंसिपल क्लॉज पर, ठीक है।
इसके बिना इसका अर्थ पूरा नहीं हो रहा है। ऐसे ही अनलेस ही वर्क्स हार्ड, यदि जब तक वह कठिन परिश्रम नहीं करता, दे, ये क्या हो गया आपका फिर से सब्जेक्ट है, विल नॉट हेल्प हिम, ये क्या हो गया आपका प्रेडिकेट हो गया। तो ये आपका और ये पूरा कंप्लीट सेंस देता है, इसको किसी और कंजक्शन और क्लॉज की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप में पूरा कंप्लीट है। दे विल नॉट हिम हेल्प हिम, वे उसकी सहायता नहीं करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये कौन सा क्लॉज है हमारा, प्रिंसिपल। ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है। तो ये हमने सबऑर्डिनेटिव क्लॉज एग्जाम्पल के माध्यम से समझा। अब हम तीसरा क्लॉज है जो कोऑर्डिनेटिव क्लॉज, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। अब हमारा जो तीसरा क्लॉज है इसे कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। को का मतलब होता है साथी, जैसे को वर्कर होते हैं, ऐसे ही कोऑर्डिनेटिव क्लॉज है ये जो भी क्लॉज रहता है उसके साथ में जो दूसरा क्लॉज रहता है उसी के जैसा, उसको कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। द क्लॉज, ऐसा क्लॉज दैट इज सिमिलर टू अनदर प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक ऐसा क्लॉज जो कि सिमिलर हो, मतलब उसी के जैसा हो, जैसे या दूसरे प्रिंसिपल क्लॉज के या सबऑर्डिनेट क्लॉज के जैसा ही हो, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ द क्लॉज। उसको हम उस क्लॉज का कोऑर्डिनेटिव क्लॉज कहते हैं। तो इसमें वैसे कुछ नहीं है, इसमें एक नाम दिया गया है, वैसे जैसे सब आप समझने की यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है, होता है कि जब हम एक क्लॉज या एक सेंटेंस रहते हैं तो एक सेंटेंस में एक ही नाम के एक से ज़्यादा क्लॉज नहीं होते हैं। जैसे तो जो ग्रामरियन रहे उन्होंने एक नियम बना दिया है कि जो उसका साथी या उसी के जैसा क्लॉज रहेगा उसको हम कोऑर्डिनेटिव क्लॉज कहेंगे, इसलिए ये आया है। वैसे इसकी नहीं तो आवश्यकता नहीं थी, पर चूंकि है और हम तो चूंकि ग्रामर बनाते नहीं हैं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वाले लोग ग्रामर बनाते हैं तो उन्हीं के नियम चलते हैं और वही इसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है कोऑर्डिनेट। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर देखिए, द बॉय गॉट सक्सेस, उस लड़के ने सफलता प्राप्त की। हिज पेरेंट्स बिकेम हैप्पी, और उसके पेरेंट्स क्या हुए, खुश हुए, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया कि हमने फुल स्टॉप लगा दिया, तो ये दो अलग अलग सेंटेंस हो गए, ठीक है। तो ये इसमें दोनों क्या है, ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है। द बॉय ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका प्रेडिकेट हो गया, और ये आपका सब्जेक्ट हो गया हिज पेरेंट्स, और ये आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो ये क्या हो गया पूरा, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। और ये भी क्या हो गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि इन दोनों क्लॉज को किसी, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, किसी दूसरे क्लॉज की आवश्यकता नहीं है अर्थ के आधार पर देखें, और इनमें कोई कंजक्शन भी नहीं है। तो ये पहचानने का एक ये भी तरीका हो सकता है। तो ये भी क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज। तो ये भी क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। पर जब हम नीचे देखते हैं, अब यहाँ पर हमने क्या किया कि इसको एक ही सेंटेंस बना दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको सो से जोड़ दिया। तो हमने देखा कि द बॉय ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या हो गया हमारा प्रेडिकेट, और इन दोनों से मिला के बना एक प्रिंसिपल क्लॉज। तो हमने देखा था कि नाम के आधार पर एक ही क्लॉज में, जो एक ही सेंटेंस है उसमें एक से ज़्यादा अधिक प्रिंसिपल क्लॉज नहीं होते हैं। तो वैसे ये सेम क्लॉज है, इसका साथ ही है, कोऑर्डिनेट मतलब होता है को माने साथ वाला। ये भी देखो प्रिंसिपल क्लॉज के जैसे ही काम कर रहा, ये सब्जेक्ट है और ये आपका प्रेडिकेट है और ये है प्रिंसिपल क्लॉज।
लेकिन यहाँ पर हमने एक सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा प्रिंसिपल क्लॉज नहीं होते हैं, तो हमने सो लगा के इसको जोड़ा है। तो ये है कोऑर्डिनेट, इसको कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शन। और इसको अब हम दूसरा नाम देंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज। ये प्रिंसिपल क्लॉज का क्या है? कोऑर्डिनेट क्लॉज है, मतलब प्रिंसिपल क्लॉज का साथी क्लॉज है। तो इसलिए ऐसे ये कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। तो आज हमने क्लॉज समझे हैं और हमने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का भी अध्ययन किया है। अब आगे हम थोड़ी वो सेंटेंस के जो सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस बनाए जो मैंने बताए थे सेकंड लेक्चर में, उसको हम आगे कवर करेंगे। और उसके बाद सीधा हम थोड़ा सा बर्ड के बारे में भी जान लेंगे कि टाइप्स ऑफ बर्ड, और इसके बाद हम अपने नाउन से यात्रा इंग्लिश की प्रारंभ करेंगे। थैंक यू।